हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 15 जुलाई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की डिटेल्स के साथ पीडीएफ फाइल और क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा दोस्तों यूपी पीईटी की अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 20 मॉक टेस्ट का सीरीज ये लॉन्च हुआ है। अब समय बहुत कम बचा है दोस्तों, 20 अगस्त को एग्जाम है, आप सबको पता होगा। तो ऐसे में पढ़ाई का सही तरीका यही है कि आप दिन भर पढ़ाई करो और एक मॉक टेस्ट डेली जरूर सॉल्व करो। तो 20 मॉक टेस्ट की सीरीज है और समय कम बचा हुआ है। ऐसे में अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, डिटेल्स के साथ सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको एक आइडिया लगता जाएगा कि आप स्कोर कितना कर रहे हो। ठीक है, तो आप इसे परचेज कर सकते हो। यूज कीजिएगा कोड UPPET99 एमजेटी ऐप पर जाकर के, तब आपको मिल जाएगा ये पूरा का पूरा मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है। तो दोस्तों इन्फ्लेशन की स्थिति में मुद्रा की कीमत वस्तु की कीमत से कम हो जाती है, ठीक है, बाजार में, और ये मुद्रास्फीति की स्थिति में होता है। 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ। तो यूबीआई और ओबीसी का, यानी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओवरसीज बैंक ऑफ कॉमर्स, इसका विलय हुआ था पंजाब नेशनल बैंक का। 10 बड़े बैंकों का विलय हुआ 4 बड़े बैंकों में। इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई थी, आप देख सकते हैं। भारत में जीएसटी में कितने प्रकार के टैक्स स्लैब हैं। तो ये 5 प्रकार के टैक्स स्लैब हैं। कौन कौन से? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0% भी एक टैक्स स्लैब है, जिसके अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता। बुल एंड बियर शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शेयर मार्केट में किया जाता है। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर किया था, कुछ स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग डिटेल्स के साथ जरूर आंसर किया करो। इसी वजह से मैं 4 क्वेश्चन पूछता हूँ और इस समय इकोनॉमी आपका तैयार कराया जा रहा है। तो इकोनॉमिक्स की तैयारी, अर्थव्यवस्था की तैयारी आप यहाँ से बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। 4-4 क्वेश्चन डेली के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन लिए जाते हैं जिससे आप उस पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ सको और आपका वो पॉइंट तैयार हो सके। तो ये तरीका है सही तरीके से आपका रिवीजन करने का। आप लोग बाकी लोगों के कमेंट्स भी जरूर पढ़ा करो, आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में गोल्ड विजेताओं को कितनी धनराशि देने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में जो उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी गोल्ड जीत करके आएगा उसे मिलेंगे 6 करोड़ रुपए। इसी के अलावा अगर सिल्वर जीतता है तो 4 करोड़ मिलेंगे, अगर वो ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो 2 करोड़ मिलेंगे, और जितने लोग टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जाएंगे यानी इसका हिस्सा बनेंगे, खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको मिलेंगे 10-10 लाख रुपए। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कुल 10 खिलाड़ी दोस्तों हिस्सा लेने जा रहे हैं। अब जो लोग यूपी लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपी पीईटी वगैरह की, यूपीएसआई वगैरह की, उनके लिए इन 10 खिलाड़ियों के नाम जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। तो 10 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में इस बार। कौन कौन से हैं? मेरठ से सबसे ज़्यादा 5 खिलाड़ी हैं, प्रियंका गोस्वामी, अन्नू रानी, सीमा पूनिया, ये सभी एथलेटिक्स से हैं। सौरभ चौधरी ये शूटिंग से हैं और वंदपा कटारिया ये हॉकी से हैं। बुलंदशहर से 3 खिलाड़ी हैं, सतीश कुमार बॉक्सिंग से, अरविंद सिंह रोइंग से और मिराज अहमद खान शूटिंग से। और इसके अलावा चंदौली से, यूपी के चंदौली जिले से के शिवपाल सिंह है एथलेटिक्स से, और वाराणसी जिले से के ललित उपाध्याय हैं हॉकी से। इन सब का नाम आपको याद रखना है अगर जो लोग यूपी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अब देखिए, ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि यूपी पहली बार लागू किया है। बहुत सारे राज्य ऑलरेडी लागू कर चुके हैं कि उनके राज्यों के जो भी खिलाड़ी जाएंगे वो अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग देंगे। जैसे हरियाणा ने भी हूबहू इतना ही देने का घोषणा किया है। तमिलनाडु ने गोल्ड को 3 और सिल्वर मेडल विजेताओं को 2 और उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा दिल्ली सरकार और धीरे धीरे मतलब सभी राज्य वाले अपनी अपनी तरफ से ये घोषणा कर रहे हैं जिससे खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा हो सके। ठीक है, खिलाड़ी अच्छे से परफॉर्म कर सके। चलिए अब टोक्यो ओलंपिक के बारे में तो आप बेसिक चीज़ें जानते ही हो, बहुत बार आता रहता है। उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश ये रहा मैप में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश दोस्तों 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि है दिल्ली, इससे अपना बॉर्डर शेयर करता है। भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों से बॉर्डर शेयर करने के मामले में उत्तर प्रदेश ही है। जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं, करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल।
चीफ जस्टिस हैं यहाँ के इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुनीश्वर नाथ भंडारी जी, अभी ये एक्टिंग बनाए गए हैं यानी कि कार्यवाहक बनाए गए हैं। संजय यादव जी रिटायर हो गए हैं। क्लियर, हम जान रहे हैं आपकी निगाह यहीं पर पहुंच रही है। जी हाँ बिल्कुल, इसमें भी ऐड कर दिया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है, सुरहाताल, भीखातार, सीताकुंड, भरत कुंड, ठीक है, ये सभी झीलें हैं, प्रमुख झीलें जो उत्तर प्रदेश में हैं। नेशनल पार्क में बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, हस्तिनापुर वन जीव अभ्यारण्य, ये सभी उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क हैं। लोक नृत्य दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ख्याल नृत्य, रास नृत्य, धोबिया नृत्य, चरकुला नृत्य, कठफोड़वा नृत्य, ये सभी लोक नृत्य हैं प्रमुख उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिले हैं 75। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें सबसे ज़्यादा है 403। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें जाती हैं 80। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा से सबसे ज़्यादा सीटें जाती हैं 31। क्लियर, उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर दोस्तों शेयर करता है मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, इधर बिहार से, झारखंड से और छत्तीसगढ़ से, और ऊपर इधर नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल दोस्तों अगर पूछा जाए कौन से भारतीय राज्य से सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है तो दैट इज उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने गूगल पर 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया? तो फ्रांस ने दोस्तों गूगल पर लगाया है 500 मिलियन यूरो का जुर्माना। ध्यान रखिएगा, फ्रांस में यूरो चलता है तो यूरो करेंसी वहाँ की है, तो इसने अपनी करेंसी में 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है गूगल पर। क्यों लगाया है? वहाँ पर ये माना जा रहा है दोस्तों, वहाँ की एक्चुअली में जो समाचार एजेंसियाँ हैं, न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, उन्होंने विरोध स्टार्ट कर दिया है। उनका मानना ये है कि गूगल धड़ल्ले से सबकी न्यूज़ ले लेता है और उसके बदले में उनको कुछ कॉपीराइट नहीं मिलता है, ना ही इसके बदले में गूगल कोई पेमेंट करता है। तो वहाँ की न्यूज़ एजेंसियों को चाहिए ये कि उनकी अगर खबरों को लेता है गूगल तो गूगल को पेमेंट करना होगा। इसी वजह से वहाँ पर विरोध हो रहा है और फाइनली अब फ्रांस की सरकार ने 500 मिलियन जुर्माना लगा दिया है गूगल पर। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। गूगल के बारे में बात करें, गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। फाउंडर इसके लैरी पेज और सर्जी ब्रिन हैं। सीईओ हैं सुंदर पिचाई। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। अब आया है फ्रांस। फ्रांस देखते हैं वर्ल्ड मैप में। फ्रांस देखिए दोस्तों, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में यहाँ पर है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस, जहाँ पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। यहाँ की करेंसी होती है यूरो। यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। नेशनल असेंबली यहाँ की संसद का नाम है। फ्रांस अभी दोस्तों चर्चे में आया था जब इसने अभी हेल्मा पी नाम का एक लेजर पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया था। बताया था मैंने आपको इसके बारे में। इसके अलावा दोस्तों इसने अभी एक नौसेना की हिंद महासागर में नौसेना संगोष्ठी का आयोजन किया था, जो कि 7वां संस्करण था, ठीक है। 7वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन यहीं पर किया गया था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है, इसको भी याद रखना है आपको। अगला देखते हैं, किस कंपनी से भारतीय नौसेना को 10वां P-8I विमान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों अभी हाल ही में बोइंग कंपनी से, अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग कंपनी, इसके द्वारा P-8I विमान का ये 10वां विमान प्राप्त हो गया है इंडियन नेवी को। इंडियन नेवी या कहें भारत के द्वारा दोस्तों डील की गई थी 2009 में। 8 P-8I विमानों के लिए डील की गई थी पहले शुरुआत में 2009 में जब की गई थी, लेकिन इसके बाद 2016 में भारत ने 4 और P-8I विमानों के लिए एक हस्ताक्षर कर लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 वो 4 ये टोटल 12 P-8I विमान आएंगे। ये P-8I जो विमान है दोस्तों, ये पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है, यानी ये जो पनडुब्बी होते हैं, जो टॉर्पीडोज होते हैं, उनको ये नष्ट करने के लिए है, ठीक है, P-8I विमान। तो इसका यूज भारतीय नौसेना करेगी। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग के साथ ये समझौता हुआ था, ये डील हुआ था। जब ये डील हुई थी यानी 2009 में, तब दोस्तों भारत इस विमान के लिए बना था पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक, यानी भारत ही पहला ऐसा ग्राहक था जिसने सबसे पहले इसको खरीदा था। बोइंग कंपनी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1916 में हुई। शिकागो अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं डेविड कैलहॉन। ओके, अगला देखते हैं, हाल ही में कितने किलोमीटर लंबे भारत के दूसरे सबसे बड़े एक्सप्रेस वे को मंजूरी मिली? दोस्तों अभी हाल ही में 594 किलोमीटर लंबे भारत के दूसरे सबसे बड़े एक्सप्रेस वे को मंजूरी मिली है। इसका नाम है न्यू गंगा एक्सप्रेस वे। 594 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी। ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से को जोड़ेगा, यानी मेरठ से प्रयागराज के बीच में ये बनेगा गंगा एक्सप्रेस वे। इसको मंजूरी मिल चुकी है, ये दिसंबर 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, एक्सप्रेस वे से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दोस्तों ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में शुरू की गई थी और इसके तहत 4 बड़े महानगरों को जोड़ा जाता है। ठीक है, ये जो परियोजना है, सड़क परियोजना है, 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है। देखिए इसी प्रकार से बनती है स्वर्णिम चतुर्भुज। यहाँ पर देखिए दिल्ली है, भारत के नक्शे में आप देखेंगे ऊपर, दिल्ली को कोलकाता से, फिर कोलकाता को दोस्तों चेन्नई से, चेन्नई को मुंबई से, इस प्रकार से ये जोड़ती है तो चतुर्भुज बनाती है, तो होता है ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ठीक है, तो इस 4 महानगरों को जोड़ने वाली ये स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना है। अच्छा, सड़क और परिवहन मंत्रालय के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी। अगला, भारत ने किस देश में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए समझौता किया? तो भारत ने नेपाल में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना को विकसित करने के लिए समझौता किया है नेपाल के साथ। ये डील जो हुई है ये $1.3 बिलियन की हुई है, 1.3 बिलियन $। इसकी क्षमता होगी 679 मेगावाट की, यानी 679 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, जल विद्युत परियोजना होगी, भारत निर्माण करेगा नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में, पूर्वी नेपाल में सखुआ, सभा और भोजपुर जिलों के बीच में। अच्छा, भारत के द्वारा दोस्तों किसी दूसरे देश में या कहें किसी पड़ोसी मुल्क में ये सबसे बड़ा निवेश है अभी तक का, 1.3 बिलियन $। का। इससे पहले भी भारत की ये दूसरी परियोजना है, नेपाल में दूसरा ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। इससे पहले भारत ने 1.04 बिलियन $, का 900 मेगावाट क्षमता वाला अरुण 3 जल विद्युत परियोजना बनाया था। ठीक है, क्लियर। नेपाल से रिलेटेड अभी क्वेश्चन आया था, नेपाल के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउबा जी। नेपाल देखिए भारत का ये पड़ोसी देश है, नॉर्थ में है। शेर बहादुर देउबा यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, केपी शर्मा ओली की जगह पर। विद्या देवी भंडारी यहाँ की प्रेसिडेंट है। राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, राष्ट्रीय पंचायत यहाँ की संसद का नाम है, राजभाषा होती है नेपाली। सबसे बड़ा नगर है काठमांडू, काठमांडू में ही है सार्क का हेडक्वार्टर। ठीक है, सार्क संगठन, दक्षेस जिसे कहते हैं। कमेंट करके सार्क का आप लोग फुल फॉर्म बताओ। अगला देखते हैं, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों 2026 में जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होने वाला है, इसकी मेजबानी भारत करेगा। इसकी घोषणा कर दी है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने, यानी BWF ने। 2026 के लिए भारत को मेजबानी दे दिया है इसने। अब भारत 2026 में मेजबानी करेगा, ये दूसरी बार ऐसा होगा। भारत इससे पहले 2009 में मेजबानी किया था, तब हैदराबाद में मेजबानी किया था। अच्छा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा जो ये आयोजित होता है बैडमिंटन का वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसमें वर्ल्ड चैंपियन होते हैं बैडमिंटन के। इस टाइम पर, करंट टाइम पर अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड चैंपियन कौन है, तो आप बताएंगे PV सिंधु। 2019 में इन्होंने जीता था बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप। 2020 में हुआ नहीं आयोजित ड्यू टू कोविड-19। 2021 में ओलंपिक लगा है, यानी ओलंपिक आयोजित होगा। और नियम के मुताबिक दोस्तों कि जब ओलंपिक आयोजन होगा तो ओलंपिक वाले आयोजन को छोड़कर के बाकी सभी वर्षों में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाएगा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, तो इस प्रकार से इस बार भी नहीं आयोजित होगा। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 2020 में नहीं हुआ, 2021 में नहीं हुआ, 2019 में इन्होंने जीता। एक ही बार जीत करके ये 3 सालों तक वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन हैं। कौन? PV सिंधु, हैदराबाद की ये भी हैं। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में बात करें तो 1934 में स्थापित हुआ। हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में और इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक लार्सन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों दीपक काबरा। कौन? दीपक काबरा बन गए हैं ओलंपिक में भारत के पहले जिम्नास्टिक जज। दीपक काबरा दोस्तों ये जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है और ये ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज का काम करेंगे। ये जज बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अभी दोस्तों एक और नाम आया था पवन सिंह जी का, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। ओलंपिक में ये ज्यूरी सदस्य में शामिल होने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। इनको भी आप लोग रिवाइज कर लीजिए। टोक्यो ओलंपिक के बारे में बेसिक चीज़ें आप जानते ही हो, इस पर जल्द ही वीडियो आने वाली है। 23 जुलाई से शुरू हो रहा है ओलंपिक, 32वां संस्करण 8 अगस्त 2021 तक चलेगा। अच्छा, ध्वजवाहक कौन होगा भारत का? तो टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक दोस्तों मैरी कॉम होंगी महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए कौन होंगे? पुरुषों के लिए मनप्रीत सिंह होंगे। और वहीं जो पैरालंपिक्स होगा, पैरालंपिक्स में भारत के ध्वजवाहक होंगे मरियप्पन थंगावेलु। इनका भी नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज नामक पुस्तक किसने लिखी?
तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों शिवम शंकर सिंह ने और आनंद वेंकट नारायण ने। इन दोनों ने मिलकर के ये पुस्तक लिखी है, द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज़। इस पुस्तक में क्या बताया गया है? इस पुस्तक में दोस्तों ये बताया गया है कि कैसे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कैसे चेंजेस लाती हैं हमारे समाज में, लोगों के मस्तिष्क में, दिमाग में कैसे बदलाव लाती हैं। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा जगह पर आजकल किया जा रहा है, साइबर क्राइम में किया जा रहा है, धर्म गुरुओं के द्वारा किया जा रहा है, पॉलिटिक्स में किया जा रहा है, ठीक है। हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा ये पुस्तक पब्लिश की जानी है। अभी दोस्तों मैंने कल रिवाइज कराया था आपको जितने भी पुस्तकों और लेखकों के नाम आए थे उनके बारे में। आज आपकी बारी है, आज आप लोग कमेंट करके बताओ, अगले दिन फिर आएगा तो फिर मैं आपका रिवीजन कराऊंगा। इसके अलावा दोस्तों 6 महीनों का करंट अफेयर आ गया है हिंदी और इंग्लिश में। अगर आपने नहीं देखा है, इसको नहीं लिया है तो ले लीजिए, देर मत कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसको ले चुके हैं, आपको भी ये 49 में मिल जाएगा। यूज कीजिएगा कूपन कोड MJT10। अच्छा, एक बहुत अच्छा अपडेट है आप लोगों के लिए। लास्ट 6 मंथ की जो ये ई बुक हमने लॉन्च की हुई थी, ये जब लॉन्च की हुई थी तब क्योंकि कैबिनेट मंत्री चेंज नहीं हुए थे, अब नए कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इसमें भी अपडेट दे दिया जाए। तो नई ई बुक एक बार फिर से अपलोड कर दी गई है। आपको दोबारा से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने एप्लीकेशन से इसे परचेज किया था, जाइए एक बार फिर से नई ई बुक, फ्रेश ई बुक डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन पर आपका तो अनलॉक हुआ ही होगा, आप कितनी भी बार डाउनलोड कर सकते हो, तो जाइए डाउनलोड कर लीजिए। जो लोग व्हाट्सएप से लिए थे, व्हाट्सएप से परचेज किए हुए थे, उन लोगों को दोस्तों 1-2 दिनों में भेज दिया जाएगा, अगर वो स्क्रीनशॉट वगैरह भेजेंगे तो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में अडानी एयरपोर्ट्स ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंध नियंत्रण लिया? तो दोस्तों अडानी एयरपोर्ट्स ने अभी हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रबंध नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है, कंट्रोल मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया है अडानी एयरपोर्ट्स ने। अडानी एयरपोर्ट्स ने ये कंट्रोल मैनेजमेंट लिया है GVK ग्रुप से, GVK ग्रुप, ठीक है। एक्चुअली में जो भी एयरपोर्ट्स होते हैं दोस्तों, वो किसी कंपनी के हाथ में होता है उसका कंट्रोल मैनेजमेंट, जिसका काम होता है उसका ऑपरेशन अच्छे से संचालित कराना, उसमें अगर कोई निर्माण कराना हो वो कराना, उसकी डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, सब कुछ देखभाल वही करता है उसी कंपनी के द्वारा। तो अडानी एयरपोर्ट्स ने इसके अब शेयर्स खरीद लिए हैं, GVK ग्रुप से हासिल कर लिए हैं। अच्छा, अडानी एयरपोर्ट जो है ये दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, याद होगा आपको, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 6 एयरपोर्ट्स को 50 वर्षों के लिए लीज पर लिया हुआ था, ठीक है, जिसके तहत मंगलुरु, लखनऊ और अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका अधिग्रहण, इसका एक्विजिशन ऑलरेडी अडानी एयरपोर्ट ने कर लिया है। और इस साल अभी इस महीने या अगले महीने तक जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, इन तीनों का भी एक्विजिशन कर लिया जाएगा अडानी ग्रुप के द्वारा। इसी के साथ मुंबई एयरपोर्ट का जैसे ही कंट्रोल पाया ये, अब अडानी ग्रुप बन गया है देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का दूसरा सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है। पहला कौन है? दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NRCY ने पहली बार हिमालयी याक को बीमा करने के लिए किस बीमा कंपनी से समझौता किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में NRCY ने हिमालयी याक की बीमा करने के लिए NICL के साथ समझौता किया है, यानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है NRCY ने, यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक ने। इसके द्वारा जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में जो पाए जाने वाले जो हिमालयी याक होते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं, जिन पर खतरा ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ऐसे याक की बीमा करने के लिए समझौता किया गया है। अगर मृत्यु हो जाती है याक की तो मुआवजा मिल सके इनके मालिकों को, इस वजह से ये शुरू किया गया है। तो अभी ये जो बीमा है ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरोंग में स्थित याकों के लिए भी शुरू किया गया है। क्लियर? अब हिमालयी याक आया है तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कुछ बोनस पॉइंट। हिमालयी याक दोस्तों एक लंबे बालों वाला एक पालतू पशु होता है, जो बेसिकली जो ठंडे प्रदेशों में सबसे ज़्यादा रहता है। ठंडे प्रदेशों में इतना कि समझ लीजिए -40 डिग्री तक ये झेल सकता है। अगर इसको 13 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाए, सिर्फ 13 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाए, तब इसको प्रॉब्लम होने लगती है ऐसे एरिया में रहने में। तो ये सबसे ज़्यादातर हिमालयी क्षेत्रों में, तिब्बती पठार में, म्यांमार के उत्तर में और मंगोलिया और साइबेरिया जैसे देशों में पाया जाता है। भारत में टोटल याक की कुल आबादी है 58,000। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर वगैरह में। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड जैसे एरिया में पाया जाता है। आप देख रहे होंगे ये सभी नॉर्थन एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर पाया जाता है हिमालयी याक। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होंगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए।
बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, सेबी की स्थापना कब हुई? अगेन अभी इकोनॉमिक ही चल रहा है, अर्थशास्त्र ही चल रहा है, आपका अर्थव्यवस्था ही चल रही है, तो अर्थव्यवस्था से आपका सब कुछ लगभग तैयार होता जाएगा इसी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। ठीक है, तो वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? नोटबंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, सेबी के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में एलपीजी नीति कब लागू की गई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। केंद्रीय बजट संसद में किस दिन पेश किया जाता है? तो इन सब के बारे में आप लिख सकते हो डिटेल में, और इसकी अब जाइए क्विज सॉल्व कर लीजिए। क्विज मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, सारा कुछ आपको वहीं पर मिलने वाला है। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम पर एमजेटी एजुकेशन सर्च करके जब भी कोई नोटिफिकेशन देना होता है सबसे पहले मैं आपको वहीं पर देता हूँ, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी PDF फाइल वगैरह भी वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।